एक घनी अंधेरी रात थी। जोधपुर के पास बसे कंकणी गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक जंगल की खामोशी को गोलियों की तेज आवाज ने चीर दिया। ये सिर्फ शिकार की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसने बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार और देश के खतरनाक गैंगस्टरों में से एक को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ कानून था तो दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो अपने बच्चों जितना ही जानवरों से भी प्यार करता है। सोचिए, कैसे एक लड़का जो कभी पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखता था, वो अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे कोई बिना ताज का बादशाह कहता है तो कोई खलनायक, और कुछ लोग उसे विद्रोही या देशभक्त भी मानते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई की हकीकत, जिसने जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी हलचल मचा दी। ये कहानी शुरू होती है साल 1998 से, जब बॉलीवुड की मशहूर फिल्म हम साथ साथ हैं राजस्थान की रेतीली जमीन पर शूट की जा रही थी। उस समय सलमान खान सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों के चहेते बन चुके थे। और फिर आई अक्टूबर की एक रात, जब सलमान खान और उनके कुछ साथी शूटिंग से थोड़ा समय निकालकर शिकार के लिए निकल पड़े। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस ब्लैक बक को वे निशाना बनाने वाले हैं, वही आगे चलकर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बिश्नोई समुदाय के लिए ब्लैक बक कोई साधारण जानवर नहीं है। वे इसे अपने गुरु भगवान जंभेश्वर का रूप मानते हैं और इसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। जब गांव के लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्हें एक जीप सी तेजी से दूर जाती दिखी और जमीन पर 2 ब्लैक बक मृत पड़े मिले। देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और इसी के साथ नाम सामने आने लगा लॉरेंस बिश्नोई। उस समय उसकी उम्र केवल 5 साल थी। जी हां, महज 5 साल। लेकिन कहा जाता है कि कुछ घटनाएं इंसान की जिंदगी की दिशा ही बदल देती हैं। बिश्नोई समुदाय का गुस्सा और उनकी कस्मों की बातें उस छोटे से बच्चे के मन में कहीं गहराई तक बैठ गईं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कौन था। पंजाब के फिरोजपुर जिले में दुत्तारावाली नाम का एक गांव है। 12 फरवरी 1993 को इसी गांव में एक काफी संपन्न और प्रभावशाली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्होंने खेतीबाड़ी शुरू कर दी। घर में पैसों की कोई खास कमी नहीं थी। जमीन इतनी थी कि उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाता था। बचपन में उसका नाम लॉरेंस नहीं था। परिवार के लोग उसे प्यार से किसी और नाम से बुलाते थे, लेकिन क्योंकि उसने एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की और उसका रंग गोरा था, इसलिए धीरे धीरे लोग उसे लॉरेंस कहने लगे। बचपन से ही उसे आरामदायक और रईसी वाली जिंदगी पसंद थी। पढ़ाई में भी वो काफी तेज था और खेल कूद में भी आगे रहता था। वो अच्छा खिलाड़ी था और उसे कुश्ती का भी काफी शौक था। परिवार को उम्मीद थी कि उनका बेटा आगे चलकर पुलिस अफसर या किसी बड़े पद पर पहुंचेगा और घर परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन किसे पता था कि ये युवक खुद पुलिस की वर्दी नहीं पहनेगा, बल्कि एक दिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। अबोहर में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगे की शिक्षा के लिए चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और यहाँ का पंजाब यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की छात्र राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ तक आते आते लॉरेंस एक सामान्य युवा ही था। उसे बाइक चलाने और महंगी गाड़ियों का काफी शौक था। लोग कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में वो अक्सर महंगी बाइक पर घूमता था और अपने दोस्तों पर खुलकर पैसे खर्च करता था। दोस्तों के बीच उसकी पहचान एक ऐसे इंसान की थी जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ खड़ा होता था। अगर किसी दोस्त को परेशानी होती तो लॉरेंस तुरंत आगे आ जाता। इसी दौरान छात्र राजनीति ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। कॉलेज में चुनाव का माहौल था और उसका जोश भी चरम पर था। यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जो धीरे धीरे उसे एक गहरे अंधेरे की ओर ले जाने वाला था। कहते हैं चंडीगढ़ की हवा में ही कुछ अलग बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का प्रभाव कई बार ऐसा माना जाता है मानो बड़ी राजनीतिक पार्टियों जैसा ही दबदबा हो। लॉरेंस बिश्नोई ने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन एसओपीयू से जुड़ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पोस्टर लगाना, रैलियां करवाना और छात्रों की मदद करना। लेकिन धीरे धीरे वहां दबदबे और ताकत की होड़ शुरू हो गई। इसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात उस शख्स से हुई जो आगे चलकर उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना, गोल्डी बराड़। वही गोल्डी बराड़ जिसका नाम आज कनाडा तक सुर्खियों में लिया जाता है। दोनों की दोस्ती कॉलेज की कैंटीन और चुनावी कैंपेन के दौरान गहरी होती चली गई। दोनों की सोच मिलती जुलती थी और कुछ बड़ा करने की तीव्र चाहत भी थी। करीब 2010-2011 के आसपास 2 विरोधी छात्र समूहों के बीच छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए।
शुरुआत में सिर्फ बहस, तकरार और हल्की धक्का मुक्की होती थी, लेकिन धीरे धीरे बात प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई बन गई। कहा जाता है कि जब जवानी में खून गर्म होता है तो इंसान अक्सर अंजाम के बारे में नहीं सोचता। लॉरेंस छात्र संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, मगर विरोधी गुट ने उसे चुनाव हारने पर मजबूर कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो वो धीरे धीरे राजनीति के जाल में उलझता चला गया, और शायद यही वो मोड़ था जब एक साधारण छात्र उसकी कलम अब जैसे हथियार में बदलने लगी थी। लॉरेंस के खिलाफ पहली एफआईआर एक छोटे से झगड़े के मामले में दर्ज हुई। आरोप था कि उसने विरोधी ग्रुप की कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। जेल का अनुभव उसे सुधार नहीं पाया, बल्कि पहले से ज्यादा बेखौफ बना गया। उसने मान लिया कि सिस्टम से टकराने के लिए ताकत चाहिए, और उसे लगा कि वो ताकत बंदूक के दम पर मिल सकती है। धीरे धीरे उसके खिलाफ और भी मामले दर्ज होने लगे, हमला, हत्या की कोशिश और वसूली जैसे आरोप। अब लॉरेंस सिर्फ एक छात्र नेता नहीं रहा था, बल्कि अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला एक नया नाम बन चुका था। धीरे धीरे बड़ी संख्या में युवा उससे जुड़ने लगे। कॉलेज के कई लड़के उसे अपना भाई और रक्षक मानने लगे थे। वो उनके झगड़े निपटाता, उन्हें सहारा देता, और बदले में वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। यही वो दौर था जब उसने अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई स्थानीय अपराधियों से उसके संपर्क बनने लगे। गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर उसने ऐसा तरीका तैयार किया जिससे वो खुद ज्यादा सामने आए बिना भी अपने काम चला सके। करीब 2014 तक लॉरेंस बिश्नोई, धीरे धीरे उसका नाम पुलिस की फाइलों में ऊपर आने लगा था। एक बार उसने पुलिस हिरासत से भागने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। हालात ऐसे हो गए थे कि उसका नाम सुनकर बड़े बड़े व्यापारी और बिल्डर तक सतर्क हो जाते थे। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब उसे जेल जाना था, और वही जेल आगे चलकर उसके लिए एक नए दफ्तर की तरह बन गई। आमतौर पर जेल को सुधार गृह कहा जाता है, जहां अपराधियों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। मगर लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के लिए वही जेल एक सुरक्षित ठिकाना और संपर्क बढ़ाने की जगह बन गई। जब उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तो पुलिस को लगा था कि उसे जेल भेजने के बाद हालात शांत हो जाएंगे, लेकिन सच कुछ और ही निकला। लॉरेंस ने जेल की दीवारों के भीतर से ही अपना पूरा नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव हुआ? दरअसल मोबाइल फोन और इंटरनेट ने जेल की सलाखों को लगभग बेअसर कर दिया था। जेल के अंदर बैठकर ही वो अपने लोगों को आदेश देता था। फिरौती मानने और साजिशें रचने के लिए वो व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश तक फैल गया। कहा जाता है कि उसके नेटवर्क में सैकड़ों हथियारबंद लोग शामिल हो गए थे, जो उसके एक इशारे पर किसी भी मिशन के लिए तैयार रहते थे। जेल में रहते हुए भी उसने कई दूसरे बड़े गैंगस्टरों से संपर्क बढ़ाया। इसी दौरान उसकी पहचान जग्गू भगवानपुरिया और काला जठेड़ी जैसे कुख्यात अपराधियों से हुई, और धीरे धीरे उनके साथ उसका गठजोड़ भी बन गया। ये गठजोड़ इतना मजबूत माना गया कि पुलिस और प्रशासन भी सतर्क हो गए। लॉरेंस बिश्नोई की एक खास बात यह भी बताई जाती है कि वो अक्सर खुद सामने आने से बचता था। वो सीधे किसी वारदात में शामिल होने के बजाय अपने लोगों के जरिए काम करवाता था। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़, जो पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया था, वहीं से बाहर के नेटवर्क को संभालने लगा। वहीं से वे अपने ऑपरेशंस को संभालने लगे। धीरे धीरे ये गैंग सीमाओं के बाहर तक चर्चा में आने लगा। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगीं। इन तस्वीरों में वो जेल के बैरक में स्टाइल से खड़ा दिखाई देता था। महंगे कपड़े, घुमी हुई मूछें और आत्मविश्वास से भरा अंदाज। ये तस्वीरें युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो गईं। ये एक चिंताजनक ट्रेंड बनता जा रहा था। आज की रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया में कई युवाओं ने उसकी बेखौफ छवि को स्टाइल की तरह देखना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर उसे एक ब्रांड जैसा बनाकर पेश किया जाने लगा। नारंगी टी-शर्ट, माथे पर तिलक और चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान, वही धीरे धीरे उसका पहचान वाला लुक बन गया था। कई बार वो जेल से संदेश या इंटरव्यू के जरिए खुद को एक अलग तरह की छवि में पेश करता था, मानो वो कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी हो। बताया जाता है कि उसे अपने साथियों की भी काफी चिंता रहती थी। अगर उसके किसी साथी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो जाती या वो गिरफ्तार हो जाता तो वो उनके परिवारों की आर्थिक मदद करने की कोशिश करता था। शायद इसी वफादारी की वजह से उसका गैंग आसानी से बिखरता नहीं था। पुलिस भी उसे लगातार एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करती रही, कभी भटिंडा, कभी तिहाड़ तो कभी राजस्थान की जेलों में।
लेकिन इसके बावजूद उसका नेटवर्क कमजोर नहीं पड़ा। कहा जाता है कि हर नई जेल में उसके संपर्क बढ़ते गए और उसका प्रभाव फैलता चला गया। धीरे धीरे उसने जेल को ही अपना मुख्य अड्डा बना लिया था और वहीं से अपने गैर कानूनी कामों को संचालित करने लगा। शराब के ठेकों से वसूली, जमीन पर कब्जा करने और केबल नेटवर्क में हिस्सेदारी जैसे कामों से वो लाखों रुपए कमाने लगा। इन पैसों का इस्तेमाल नए हथियार खरीदने और अपने गैंग को और मजबूत करने में किया जाता था। अब बात करते हैं उस वजह की जिसने लॉरेंस बिश्नोई को एक साधारण गैंगस्टर से एक विवादित और चर्चित शख्सियत बना दिया। सोशल मीडिया पर आपको हजारों पेज और वीडियो मिल जाएंगे जहां उसे किसी हीरो की तरह पेश किया जाता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ युवा उसे भगत सिंह जैसा समझने लगते हैं। कुछ लोग उसे सनातनी डॉन भी कहते हैं। ये छवि कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने समय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। वो कई बार खुद को कट्टर हिंदू और गायों की रक्षा करने वाला बताता रहा है। अपने कुछ बयानों में उसने ये भी कहा कि वो ड्रग्स तस्करी और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ है। खासकर खालिस्तान समर्थक तत्वों को लेकर उसने खुलकर विरोध जताया है। कई घटनाओं के बाद जब भी किसी खालिस्तानी समर्थक से जुड़ी खबर सामने आती है तो कुछ जगहों पर उसके गैंग का नाम भी चर्चा में आ जाता है। इसी वजह से कुछ राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों के बीच उसके लिए सहानुभूति या समर्थन की भावना भी देखने को मिलती है। वे उसे एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, भले ही कानून उससे अलग राय रखता हो। देश के दुश्मनों को खत्म करने की बात करना और किसी की तुलना भगत सिंह से करना अपने आप में एक बहुत विवादित विषय है, क्योंकि भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, जबकि लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या और वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि उसके समर्थक अक्सर ये तर्क देते हैं कि सिस्टम ही इतना खराब है कि ऐसे लोग उसी व्यवस्था की पैदाइश बन जाते हैं। उनका मानना है कि लॉरेंस उसी भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है जो सही तरीके से न्याय नहीं दे पाता। कई बार उसे कोर्ट में भगत सिंह की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहने भी देखा गया है। कई लोग इसे एक सूची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति मानते हैं, यानी युवाओं की भावनाओं और इतिहास से जुड़े प्रतीकों को इस्तेमाल करके अपनी एक खास छवि बनाना। इसी वजह से कुछ लोग उसे सनातनी डॉन भी कहते हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो अपने हर काम को किसी न किसी तरह धर्म से जोड़कर पेश करता है। मंदिर जाना, पूजा करना और अपनी कामयाबी का श्रेय भगवान को देना, ये सब उसकी छवि का हिस्सा बन गए। यही विरोधाभास उसकी कहानी को और रहस्यमय बनाता है। एक तरफ हथियार की ताकत और दूसरी तरफ आस्था की बातें। उसके समर्थक दावा करते हैं कि उसने कभी गरीब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अमीरों से पैसा लेकर अपने लोगों की मदद की। इस तरह की छवि उसे कुछ लोगों की नज़र में रॉबिन हुड जैसा दिखाती है। हालांकि कानून और पुलिस की नज़र में वही काम उसे एक अपराधी बनाते हैं, लेकिन समाज के एक हिस्से में उसे अलग नज़र से देखा जाता है। और इस पूरी कहानी में उसके सबसे करीबी साथियों में से एक नाम अक्सर सामने आता है, गोल्डी बराड़। कई लोग उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों के उदाहरण देते हैं। कहा जाता है कि उसने और उसके कुछ साथियों ने अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। जब उसके कॉलेज के दोस्त और युवा नेता विकी मिद्दू खेरा की हत्या हुई तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसका बदला लेने की कसम खाई। यहीं से इस कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आया, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग कहते हैं कि वो अपने वादों का पक्का माना जाता है। अगर वो किसी के खिलाफ कुछ कह देता है तो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसी वजह से कुछ लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस पूरी कहानी की जड़ में हिंसा ही है, और हिंसा कभी किसी के लिए सही रास्ता नहीं बन सकती। कानून की नज़र में हिंसा को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी इंसान को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वजह कितनी भी बड़ी क्यों न बताई जाए। लेकिन लॉरेंस के कुछ समर्थक इस बात से सहमत नहीं होते। उनके लिए वो एक ऐसा शख्स है जो अपनी शर्तों पर जीता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया में गूंजने लगा। तारीख थी 29 मई 2022। उस दिन मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा जिले में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये खबर आते ही संगीत जगत में सनसनी फैल गई। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक आइकॉन बन चुके थे। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद जल्द ही खबरें आने लगीं कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बताया गया कि गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि यह हमला विकी मिद्दू खेरा की मौत का बदला था। इस वारदात ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। हमले में इस्तेमाल हुए आधुनिक हथियार और पहले से की गई रेकी ने यह दिखाया कि पूरी योजना बहुत बारीकी से बनाई गई थी।
इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम देश विदेश की खबरों में लगातार चर्चा में रहने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और नाम बार बार सामने आता रहा और वो था सलमान खान। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर उनका नाम काफी समय से रहा है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। ये सब उसी काले हिरण के शिकार वाले मामले से जुड़ा बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार खुले तौर पर कहा कि वो सलमान खान को माफ नहीं करेगा। उसके अनुसार इस घटना से उसके समुदाय की भावनाएं आहत हुई थीं और वो ये भी कह चुका है कि जब तक सलमान खान उनके मंदिर जाकर माफी नहीं मांगते तब तक मामला खत्म नहीं होगा। इन बयानों के बाद कई बार सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहना पड़ा। खबरों में ये भी सामने आया कि सलीम खान को धमकी भरे पत्र मिले थे। कुछ रिपोर्टों में अनमोल बिश्नोई का नाम भी सामने आया, जिसमें जिम्मेदारी लेने की बात कही गई थी। इन घटनाओं ने यह दिखाया कि ये मामला सिर्फ पुराने विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समय के साथ एक बड़े सुरक्षा मुद्दे के रूप में भी देखा जाने लगा। कहा जाता है कि उसका नेटवर्क काफी गहरा और फैला हुआ है। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोगों के संपर्क सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसे देशों तक चर्चा में आए। कुछ मामलों में उसके गिरोह का नाम कनाडा में मारे गए सुखधूल सिंह, जिसे लोग सुक्खा दुनेके के नाम से भी जानते थे, की हत्या से भी जोड़ा गया। गिरोह से जुड़े कुछ दावों में कहा गया कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। हालांकि इन मामलों की जांच अलग अलग एजेंसियां करती रही हैं। कई अन्य गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के खिलाफ भी ऐसे दावे सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे नेटवर्क को अक्सर एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के रूप में देखा जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें पैसे का लेन देन हवाला जैसे अवैध चैनलों के जरिए होता है और अलग अलग रास्तों से लोगों की आवाजाही करवाई जाती है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये नेटवर्क समझना और उसे तोड़ना एक बड़ी चुनौती माना जाता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए अवैध सामान या हथियार पहुंचाने जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऐसे नेटवर्क कई देशों और अलग अलग रास्तों से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं। कहा जाता है कि उसने अपने कई दुश्मनों की एक सूची बना रखी है और उनके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। पुलिस जब भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है तो कई बार उसकी तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें वो शांत या मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। यही अंदाज उसके विरोधियों और जांच एजेंसियों के लिए भी चर्चा का विषय बन जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तो उसका नाम और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे अकाउंट सामने आए जिनमें गैंग से जुड़े लोग हथियारों के साथ तस्वीरें डालकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन सच ये है कि कानून और जांच एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में लगी रहती हैं और यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू भी है। कई लोगों के लिए ये मामला कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद बताया जाता है। कहा जाता है कि उसे ऐसी कड़ी सुरक्षा वाली कोठरी में रखा गया है जहां हर गतिविधि पर सख्त निगरानी रहती है। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी जांच की और उस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत कार्रवाई की बात सामने आई, जो आमतौर पर गंभीर संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में लगाया जाता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी चर्चा रही कि सरकार उसे आतंकवादी घोषित करने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी सख्ती के बावजूद उसका नेटवर्क पूरी तरह क्यों नहीं टूट पाया। इसी बीच जेल से जुड़े कुछ इंटरव्यू भी सामने आए जिनसे एक बार फिर पूरे मामले को लेकर हलचल मच गई। उन इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई काफी बेखौफ नजर आया। उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने समुदाय की रक्षा करना और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है। उसने ये भी कहा कि फिलहाल उसकी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर हालात बने तो वो पीछे नहीं हटेगा। आज करीब 30 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक ऐसी पहचान बन चुका है जिसे लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इतनी कम उम्र में उसने ऐसी प्रसिद्धि हासिल कर ली है जो कई लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं पा पाते, चाहे वो बदनामी ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि उसके नेटवर्क और प्रभाव की चर्चा कई क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। कभी अपराध की दुनिया में तो कभी फिल्म और राजनीति से जुड़े मामलों में भी उसका नाम सामने आता है। इसी वजह से ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की भी बन जाती है जहां शक्ति, डर और छवि तीनों मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं।
कहा जाता है कि बड़े बड़े व्यापारी, निर्माता और प्रभावशाली लोग भी उससे डरते हैं और कई मामलों में फिरौती की मांग की खबरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सब किसी सभ्य समाज में स्वीकार किया जा सकता है? कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को हीरो की तरह देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन परिवारों का दर्द भी है जिनके बेटे या अपने किसी हिंसा में खो गए। सच यही है कि हिंसा का रास्ता अंत में हमेशा दुख ही छोड़ता है। इतिहास गवाह है कि अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर डॉन भी आखिरकार पुलिस की कार्रवाई में मारे गए या फिर जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही खत्म हुई। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है, हर दिन जैसे एक नया पन्ना जुड़ता जा रहा हो। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या वो अपने इरादों में सफल होगा या कानून और समय उसकी कहानी का बिल्कुल अलग अंत लिखेंगे? क्या कानून की लंबी पहुंच उसे पूरी तरह रोक पाएगी? क्या वो सच में खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है या ये सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने का एक तरीका है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, लॉरेंस बिश्नोई ने भारतीय अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया है जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। उसकी कहानी आज भी पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुछ लोग उसे एक होनहार लेकिन भटका हुआ युवक भी मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर वो खेल या पुलिस सेवा जैसी राह चुनता तो शायद आज देश का नाम रोशन कर रहा होता। लेकिन उसने अपराध की दुनिया का रास्ता चुन लिया और वही रास्ता उसकी पहचान बन गया। अपराध की दुनिया ऐसी होती है जहां कदम रखना आसान लगता है, लेकिन उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी कैसी लगी? हमने कोशिश की है कि इस पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं को बिना किसी रंग रोगन के आपके सामने रखा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक और जानकारी से भरी कहानियां लेकर आते रहें, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर गया, और ये भी लिखिए कि अगली वीडियो में आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखिए, चाहे अपराध की दुनिया बाहर से कितनी भी चमकदार क्यों न दिखे, उसका अंत अक्सर दर्दनाक ही होता है। इसलिए हमेशा कानून और सही रास्ते पर भरोसा रखिए और सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में एक नई और दमदार कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।